नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु और लक्षद्वीप की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। तिरुचिरापल्ली के भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करेंगे। पीएम तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। 2 स्तरीय नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन सालाना 44 लाख से अधिक यात्री और व्यस्त समय के दौरान लगभग 3500 यात्रियों को सेवा देने की क्षमता रखता है। नए टर्मिनल में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें 41 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सेलम मैग्नेसाइट जंक्शन ओमालूर मेट्टूर बांध खंड के दोहरीकरण की परियोजना है। मदुरै तुतिकोरिन तक 160 किलोमीटर के रेल लाइन खंड के दोहरीकरण की परियोजना और रेल लाइन विद्युतीकरण के लिए 3 परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क क्षेत्र की 5 परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री 9000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एनआईटी तिरुचिरापल्ली में पीएम मोदी 500 बिस्तरों वाले लड़कों के छात्रावास एमेथिस्ट का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद लक्षद्वीप पहुंचेंगे, जहां वो एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में विशेष रूप से राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आज दोपहर को होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा ग्रिड के कामकाज, सुरक्षा पहलुओं के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। महाराष्ट्र की तरह पश्चिम बंगाल में भी विपक्षी इंडी गठबंधन का सीटों पर आपसी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एकजुट गठबंधन का दावा करने वाली इंडी गठबंधन के दल और नेता चुनाव के नजदीक आते ही अपने असली रंग के साथ सामने आ गए हैं। पिछले 6 महीनों में इंडी गठबंधन एक लक्ष्य की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ पाया है, जहां सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन में आपसी कलह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सीटों के बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि विपक्षी इंडी गठबंधन पूरे देश में बीजेपी का मुकाबला करेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इस लड़ाई का नेतृत्व करेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि गठबंधन की सारी संभावनाओं को ममता बनर्जी ने खुद ही खत्म कर दिया है। उनकी बात सुनने से साफ है कि वह खुद गठबंधन नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस उन सीटों पर लड़ेगी जहां उनका आधार मजबूत है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीआईएम पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप भी मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में आने के बाद भी कांग्रेस और सीपीआईएम के नेता बंगाल में टीएमसी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसके जवाब में सीपीआईएम नेता मोहम्मद सालिम ने बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राज्य में उनके नेताओं से अपील की है कि बंगाल में कांग्रेस को सहयोगी के रूप में टीएमसी के साथ अपने पिछले अनुभव से सबक लेना चाहिए। बंगाल में सीपीआईएम नेता मोहम्मद सालिम ने कहा कि कांग्रेस को तय कर लेना होगा कि वह किस आधार पर टीएमसी के साथ गठबंधन करना चाहती है। हरियाणा सरकार ने नए साल के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इससे 6 प्रमुख जानलेवा बीमारियों का उपचार किया जाएगा। इनमें हृदय रोग, सेरेब्रल पल्सी, कोमा, इलेक्ट्रिक शॉक, कैंसर और सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में उपचार की सुविधा शामिल है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उल्फा के साथ सरकार के त्रिपक्षीय शांति समझौते ने राज्य के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया है। शर्मा ने समझौते के लिए उल्फा नेतृत्व के साथ साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया।
गुवाहाटी में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से असमिया लोगों की भूमि और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि 2021 से अब तक 11 संगठनों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और लगभग 4000 कैडरों ने हथियार डाले हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर जवान परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए अलग अलग सेनाओं के जवानों ने रिहर्सल की। दिल्ली समेत देश के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा लगातार गिरता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। वहीं शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। हाड़ कपाती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों में रह रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 दिन तक शीतलहर जारी रहेगी। घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा है। कोहरे के कारण दिल्ली क्षेत्र में 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जानकारी भारतीय रेलवे ने दी है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर शीतलहर और कोहरे की चपेट में है, जो लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिमला विंटर कार्निवाल 4 जनवरी तक चलेगा। मनाली विंटर कार्निवाल आज से शुरू होगा। पर्यटकों को हम अतिथि देवो भव की तरह मानते हैं और मुझे खुशी है कि आपदा के बाद पर्यटकों ने फिर हिमाचल की ओर रुख किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है। यह आंकड़ा 8 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये यात्रा 36 राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 5256 शहरी क्षेत्रों और 1,46,800 ग्राम पंचायतों तक आईईसी वैन पहुंच रही है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता अर्जित की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पहुंच रहा है। मोदी की गारंटी का रथ छत्तीसगढ़ आरंग ब्लॉक में पहुंचा, जहां केंद्र सरकार की सभी जनोपयोगी योजनाओं के शिविर लगाए गए हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और श्रम विभाग का स्टॉल भी लगाया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्रीय योजनाओं के बारे में नागरिकों को जागरूक करना है। शिविर में पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्हें मोदी की गारंटी की गाड़ी का इंतजार था, जो पहुंच चुकी है। हमें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी जब खीरी जनपद के मुख्यालय लखीमपुर में पहुंची तो शहरी और पास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने आईईसी वैन यानी सूचना, शिक्षा और संचार वैन के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक योगेश वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तो दी ही गई, साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण कैंप भी लगाया गया। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि लाभ, आयुष्मान कार्ड, आवासीय योजनाओं का प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद देश के हर पात्र तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। इससे पहले नए साल के पहले दिन अयोध्या में भगवान राम लला को खास तरह का प्रसाद चढ़ाने के लिए 56 भोग लगाया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में लोगों को अपने घरों में भी राम धुन बजाने और दिवाली जैसा माहौल तैयार करने की अपील की गई थी। प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद काशी विश्वनाथ धाम में भी राम धुन बजने लगी है। अब तक काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह लक्ष्मी के सुप्रभातम और भगवान भोलेनाथ पर आधारित भजन ही मंदिर प्रांगण में भक्तों को सुनाई दे रहे थे, लेकिन 1 जनवरी से अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भजन भी मंदिर में भक्तों को सुनाई देने लगे हैं।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। लोग इस समारोह को ऐतिहासिक और यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि राम भक्त घर घर जाकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। देश के कोने कोने में इसको लेकर उत्साह देखा जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यूपी के अयोध्या में स्थानीय लोगों को अक्षत निमंत्रण दिया। चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री आज से शुरू होगी। इनकी बिक्री 11 जनवरी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देश भर में 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से की जाएगी। बॉन्ड्स जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड्स जमा किए जाते हैं तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। केवल पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव या राज्य की विधानसभाओं में मतदान का कम से कम 1% वोट हासिल किया था, वे ही चुनावी बॉन्ड्स प्राप्त करने के पात्र होंगे। देश का खनिज उत्पादन अक्टूबर 2023 में सालाना आधार पर 13.1% बढ़ा है। भारतीय खान ब्यूरो के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार खनन और उत्खनन क्षेत्र में खनिज उत्पादन सूचकांक अक्टूबर में 127.4 रहा। यह अक्टूबर 2022 के मुकाबले 13.1% अधिक है। सरकारी बिजली उत्पादक एसजेवीएन लिमिटेड ने कहा कि उसे भारत और नेपाल में बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए 4 संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाने की वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। भारत और नेपाल में कुल 8,778 मेगावाट क्षमता की पनबिजली एवं नवीकरणीय परियोजनाओं के विकास के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाएंगे। भारी उद्योग मंत्रालय ने वाहन एवं वाहन कल पुर्जों क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना मामूली बदलाव के साथ 1 साल के लिए बढ़ा दी है। टाटा स्टील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा कि कोविड महामारी के बाद इस्पात क्षेत्र अब भी पुनरुद्धार की राह पर है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टीवी नरेंद्रन ने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के जोर के कारण स्टील की मांग बढ़ती रहेगी। सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही जनवरी मार्च के दौरान 500 करोड़ रुपए से अधिक के सार्वजनिक व्यय से जुड़े नियमों में ढील दी है। वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से संदर्भ में पिछले सप्ताह कार्यालय ज्ञापन के जरिए निर्देश जारी किए हैं। मुंबई के झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास की परियोजना हासिल करने वाले अडानी समूह ने कहा कि उसने एशिया की सबसे बड़ी स्लम क्लस्टर के पुनर्विकास का मसौदा तैयार करने के लिए हफीज कॉन्ट्रैक्टर समेत 3 शहरी नियोजकों की सेवाएं ली है। अडानी समूह को वर्ष 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना आवंटित की थी। समूह ने पहले चरण में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा कि कर अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कथित तौर पर जीएसटी का कम भुगतान करने के लिए उसे लगभग 806 करोड़ रुपए की मांग का नोटिस भेजा है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे महाराष्ट्र राज्य के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी संग्रह के लिए एक आदेश मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना दावे वाली जमा राशि को लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बैंकों को इन खाता धारकों का पता लगाने के लिए समय समय पर विशेष अभियान चलाने की जरूरत होगी।
इक्विटी बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की वजह से नए जमाने की स्टार्टअप कंपनियां साल 2024 में आईपीओ पर नजरें जमा रही हैं। इस साल 12 कंपनियां आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। घरेलू ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का शुद्ध निवेश दिसंबर के दौरान 77 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। एफपीआई ने जुलाई 2017 के बाद इतना अधिक निवेश किया है। एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक ऋण खंड में दिसंबर माह के दौरान एफपीआई का निवेश 18,393 करोड़ रुपए था, जबकि नवंबर में 14,106 करोड़ रुपए था। यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा पर एक रूसी ड्रोन हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। ओडेसा क्षेत्र के गवर्नर ओलेह कीपर ने कहा कि गिराए गए ड्रोन से गिरे मलबे के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों के कई आवासीय इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन की सेना ने कहा कि ओडेसा पर रात भर हुए रूसी ड्रोन हमले में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया और हमले के बाद बंदरगाह टर्मिनलों में से एक में आग लग गई। आग पर तुरंत काबू पाया गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के एक सैन्य अस्पताल में घायल सैनिकों से मुलाकात की। बेल्गोरोड गोलाबारी मामले पर बात करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसी सीमावर्ती शहर बेल्गोरोड पर यूक्रेन की तरफ से कई मिसाइल हमले किए गए, जिसमें 20 लोग मारे गए और 111 लोग घायल हो गए। सैनिकों के साथ व्यापक बातचीत में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध का रुख रूस के पक्ष में बदल रहा है। साथ ही उन्होंने मॉस्को को संघर्ष समाप्त करने की उम्मीद जताई है। जापान में नए साल के दिन आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप 7.6 की तीव्रता से आया था। भूकंप के बाद से जापान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। भूकंप की वजह से जापान में काफी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है। शी जिनपिंग और जो बाइडेन ने चीन अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक दूसरे को बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आश्वासन दिया कि वह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रबंधन करने और उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को एक अदालत ने श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में 6 महीने जेल की सजा सुनाई। यूरोप की खुली सीमा वाले शेंगेन क्षेत्र के लिए वीजा माफ होने के बाद सैकड़ों कोसोवासी यूरोपीय संघ के देशों की यात्रा करने के लिए प्रिस्टिना हवाई अड्डे पर पहुंचे। कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती ने हवाई अड्डे पर पहुंचे और कहा कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार हमें यह मिल गया। कोसोवो पश्चिम बाल्कन में एकमात्र देश था जिसके नागरिकों को अभी भी यूरोपीय संघ की यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता थी। इजरायल के विरोध में हजारों लोग तुर्की के इस्तांबुल में एकत्र हुए। गलाटा ब्रिज पर लोग फिलिस्तीनियों के समर्थन में बैनर और झंडे पकड़े हुए दिखाई दिए। तुर्की के एक राजनयिक ने कहा कि दिसंबर में तुर्की के विदेश मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष से गजा और वेस्ट बैंक पर इजरायली हमलों को रोकने के लिए इजरायल पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तुर्की ने इजरायल की कड़ी आलोचना की और पूर्ण युद्ध विराम के लिए कहा है। साथ ही इजरायल के नेताओं पर युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमा चलाने को कहा है और इजरायल के लिए पश्चिमी समर्थन की आलोचना की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आज 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा। पिछले 2 मैच में करीबी अंतर से पराजय झेलने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर लगातार 9 मैच से चला रहा हार का सिलसिला खत्म करने की कोशिश करेगी। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी किशोर जेना और डीपी मनु को वैश्विक ट्रैक एवं फील्ड की डोपिंग रोधी निगरानी संस्था एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के पंजीकृत परीक्षण पूल में शामिल कर लिया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कब है 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और एक्सप्रेस 100 में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। मौजूदा विश्व चैंपियन और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पहले से ही आरटीपी में शामिल हैं, लेकिन जेना और मनु को पहली बार इसमें शामिल किया गया है, जिससे भाला फेंक में विश्व स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों के दबदबे का पता चलता है। पोलैंड ने यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में पोलैंड ने स्पेन पर 2-1 से जीत के साथ अंतिम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस मैच में एलेजांद्रो ने ह्यूबर्ट हरकाज को हराकर स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी थी, लेकिन स्वांतेक ने महिला एकल में जीत हासिल करके मुकाबला बराबरी पर ला दिया। फिर स्वांतेक और हरकाज ने मिश्रित युगल में जीत दर्ज करते हुए अंतिम 8 में जगह सुरक्षित की। जापान की नाओमी ओसाका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के शुरुआती मुकाबले में तमारा को 6-3, 7-6 के अंतर से हराने में सफलता पाई। ओसाका का मुकाबला अब पूर्व नंबर 1 3 बार की ब्रिस्बेन इंटरनेशनल चैंपियन कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के एक अन्य महिला एकल मैच में ऑस्ट्रेलिया की जारिया सेविल ने यूक्रेनियन खिलाड़ी को हराकर अगले चरण में प्रवेश किया। वहीं पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीय होल्गर रूने ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। शुरुआती मैच में होल्गर ने ऑस्ट्रेलिया के मैक्स पुरसेल को हराया। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले रोमन सैफ्यूलिन ने अमेरिका के बेन शेल्टन को पराजित करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। प्रतियोगिता के एक अन्य पुरुष एकल मैच में ग्रिगोर दिमित्रोव ने शुरुआती बाधा पार कर ली है। उन्होंने पहले राउंड में ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने न्यूकैसल यूनाइटेड पर शानदार जीत दर्ज की है। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 4-2 के अंतर से हरा दिया। इस मैच के लिवरपूल की ओर से आक्रामक खेल दिखाते हुए मोहम्मद सालाह ने 2 गोल दागे, जबकि जोन्स और कोडी हॉकपो ने 1-1 गोल किया। वहीं न्यूकैसल की ओर से इसाक और बोटमैन ने 1-1 गोल किया। बढ़ते ऑनलाइन ठगी के मामले में अब कलाकारों को भी बड़े पैमाने पर शिकार बनाया जा रहा है। हाल ही में जालसाजों ने अभिनेत्री अंजलि पाटिल के एक पार्सल में ड्रग इन पार्सल का दावा करते हुए उन्हें डराकर लाखों रुपए की ठगी कर ली। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अपनी आगामी फिल्म देवरा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एनटीआर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने चाहने वालों को बताया कि 8 जनवरी को देवरा का टीजर रिलीज होगा। थलपति विजय की आगामी फिल्म का टाइटल जारी हो गया है। फिल्म निर्माताओं ने इसका नाम थलापति 68 से बदलकर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही निर्माताओं ने इसका पोस्टर भी जारी कर दिया है। अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीजिंग से पहले दोनों अभिनेताओं ने अपने फैंस को नए साल पर खास तोहफा देते हुए इस फिल्म से जुड़े नए लुक को साझा किया। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कुछ खास दोस्तों और परिवार के लोगों की मौजूदगी में 22 फरवरी को गोवा में शादी करेंगे। सिल्वर स्क्रीन पर शानदार प्रदर्शन के बीच फिल्म सालार के निर्माताओं ने 1 साल पर दर्शकों को शानदार तोहफा देते हुए फिल्म के आकर्षक डायलॉग प्रोमो को जारी कर दिया है। मिशेल कीगन रिचर्ड ऑर्मिटीज स्टारर थ्रिलर सीरीज फुल मी वंस को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। सीरीज की कहानी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे मृत घोषित कर दिया गया है।
सिनेमाघरों के बाद सिने दर्शक बहुत जल्द कंगना रनौत की फिल्म तेजस को OTT पर भी देख सकेंगे। तेजस को 5 जनवरी से OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर प्रसारित किया जाएगा। पाकिस्तानी अभिनेता फैजल कुरैशी ने पाकिस्तान में हिंदी सिनेमा को रिलीज किए जाने की तरफदारी की है। फैजल ने कहा है कि हिंदी सिनेमा के रिलीज होने से पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को लगभग 700 करोड़ का मुनाफा होगा। करण जौहर की आगामी फिल्म दुल्हनिया 3 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में वरुण धवन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया में मुख्य किरदार में रहने वाली आलिया भट्ट इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के